लेसन नंबर 4 खरपतवार या वीड्स, जिसका दूसरा टॉपिक है अपना खरपतवारों का वर्गीकरण। पहला खरपतवारों को विशेषता, दूसरा खरपतवारों का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का पहला वर्गीकरण दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो रबी ऋतु के खरपतवार, एक खरीफ ऋतु के खरपतवार। पहला रबी ऋतु के खरपतवार। रबी ऋतु के खरपतवार। तो रबी ऋतु के खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो सितंबर अक्टूबर माह में अंकुरण होते हैं। वे खरपतवार जो सितंबर अक्टूबर माह में अंकुरण होकर मार्च अप्रैल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ठीक है, वे खरपतवार जो सितंबर अक्टूबर माह में यानी रबी फसलों के साथ ही अंकुरण होते हैं और रबी फसलों के साथ ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, रबी ऋतु के खरपतवार कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? जैसे करसन नील, प्याजी, बथुआ, गेहूंसा। करसन नील, प्याजी, बथुआ, गेहूंसा। एग्जाम्पल याद रखना आप केवल। करसन नील, गेहूंसा, जो गेहूं का मामा कहते हैं जिसको, फेलरिस माइनर इसका वानस्पतिक नाम, प्याजी, बथुआ और जंगली जई इत्यादि। जंगली जई इत्यादि ये रबी ऋतु के खरपतवार है। अब दूसरा बात करें अपन जीवन चक्र के आधार पर ही, जीवन चक्र के आधार पर अपन खरपतवारों की बात करते हैं। तो पहला हो गया अपना, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, रबी ऋतु के खरपतवार और खरीफ ऋतु के खरपतवार। दूसरा है एक वर्षीय खरपतवारों का दूसरा वर्गीकरण खरीफ ऋतु के खरपतवार। खरीफ ऋतु के खरपतवार। वर्तमान में खरीफ ऋतु चल रही है, तो वे खरपतवार जो जून जुलाई माह में अंकुरण होते हैं। अंकुरण कब होगा इसका? वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर या जून जुलाई में। अंकुरण वर्षा ऋतु आरंभ होने पर और खरीफ ऋतु के साथ ही तथा खरीफ ऋतु के साथ या खरीफ फसलों के साथ
साथ जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। कौन से खरपतवार हो गए? खरीफ ऋतु के खरपतवार। उदाहरण जंगली चौलाई, लहसुआ, पत्थर चट्टा इत्यादि इटीसी। ये हो गए जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला वर्गीकरण है एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में, एक वर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं, उन्हें एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। रबी ऋतु के खरपतवार जो रबी फसलों के साथ अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वो रबी ऋतु के खरपतवार हो गए, जैसे करसन नील, प्याजी, बथुआ, गेहूंसा और जंगली जई। इसके बाद में पढ़ा खरीफ ऋतु के खरपतवार जो जिनका अंकुरण वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर होता है और खरीफ फसलों के साथ अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। खरीफ ऋतु के खरपतवार हो गए। एग्जाम्पल हो जंगली चौलाई, लहसुआ और पत्थर चट्टा। अब बात करते हैं अपन जीवन चक्र के आधार पर ही द्विवर्षीय खरपतवार। जीवन चक्र के आधार पर ही दूसरा वर्गीकरण है द्विवर्षीय खरपतवार। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को तीन भागों में बांटा गया, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। प्रथम वर्ष में ये खरपतवार पहले वर्ष में यानी प्रथम वर्ष में वृद्धि करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार ये पहले वर्ष में तो क्या करेंगे, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करेंगे और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जंगली गोभी और जंगली गाजर। उदाहरण याद रखना इसका, जंगली गोभी व जंगली गाजर, ये हो गए द्विवर्षीय खरपतवार। अब बात करते हैं तीसरा वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर, बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र अनेक वर्षों में पूरा करते हैं या कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये खरपतवार अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, मुख्यतः ये वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं। वानस्पतिक
भागों द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी दूसरे पौधों का निर्माण वानस्पतिक भागों द्वारा करते हैं, प्रजनन करते हैं। अब इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक तो काष्ठीय खरपतवार, काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवार, दूसरा शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार। काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवार और दूसरा शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार। नीचे लिख देता हूं। एक तो दो भागों में बांटा है इन्हें, काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवार, इनके शाखाएं व तने मुलायम होते हैं, सॉरी कठोर होते हैं। काष्ठीय है ना, इनके शाखाएं व तने कठोर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में आ जाएगा इसका झाड़ियां। एक है शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार, शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार, इनके शाखाएं व तने मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं। उदाहरण के तौर पर मोथा, यानी मोक्ता जिसे कहते हैं अपन, साइप्रस रोटुंडस मोथा का वानस्पतिक नाम होता है। तो बहुवर्षीय खरपतवार अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, मुख्यतः वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं, उपयुक्त जलवायु आने पर बीजों का निर्माण भी करते हैं, यानी उपयुक्त जलवायु आने पर बहुवर्षीय खरपतवार बीजों का निर्माण करते हैं। दो भागों में बांटा गया इनका काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवार, जिनके तने व शाखाएं कठोर होते हैं, उदाहरण के तौर पर झाड़ियां, और शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार, इनके तने व शाखाएं मुलायम होते हैं, मोथा और हिरणखुरी। हाँ, हिरणखुरी भी इसमें आएगा, मोथा, हिरणखुरी, अमरबेल, अमरबेल जो जानते हैं आप, रिंजका और इन बबूल वगैरह पर होते हैं। मोथा, एक हिरणखुरी भी इसी में आएगा, हिरणखुरी, अमरबेल, ये शाकीय हो गए। बहुवर्षीय खरपतवार है लेकिन शाकीय। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण हो गया, एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण खरपतवारों का बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय। बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है इन्हें। पहला, दूसरा वर्गीकरण है, पहला है एक बीजपत्रीय खरपतवार, एक बीजपत्रीय खरपतवार, वे खरपतवार जिनके बीजों को दालों के भांति दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल की भांति या दाल के समान दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। एक बीजपत्रीय खरपतवार, यानी वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल की भांति दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है, एक बीजपत्रीय खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण याद रखना इसका, मोथा, कांस, दूबघास, प्याजी
व गेऊसा, ये एक बीजपत्रीय खरपतवार है। मोता, कांस, दूबघास, प्याजी व गेऊसा। मोता, कांस, दूबघास, प्याजी व गेऊसा क्या है? एक बीजपत्रीय खरपतवार। इनके बीजों को दाल के समान दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन द्विबीजपत्रीय खरपतवार, दूसरा वर्गीकरण। दूसरा बीजपत्र क्या द्वारा? द्विबीजपत्रीय, द्विबीजपत्रीय खरपतवार। वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान दो भागों में बांटा जा सकता है। द्विबीजपत्रीय खरपतवार हो गए, यानी वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन से खरपतवार हो गए? द्विबीजपत्रीय खरपतवार। उदाहरण: बथुआ, सत्यानाशी, हिरणखुरी, मकोई खरपतवार है, वह जंगली चौलाई। बथुआ, सत्यानाशी, हिरणखुरी, मकोई व जंगली चौलाई, ये खरपतवार क्या है? द्विबीजपत्रीय खरपतवार है। अब अपन पढ़ लिए बीजपत्र के आधार पर भी खरपतवारों का वर्गीकरण कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इनके खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवार फसल संबंध यानी फसलों के साथ संबंध रखने वाले खरपतवार है, उनका वर्गीकरण करेंगे अपन। सबसे पहला वर्गीकरण है निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार। निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार, पहला वर्गीकरण निरपेक्ष या दूसरा नाम है इसका पूर्ण खरपतवार। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार किसे कहते हैं? वे सभी एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय खरपतवार जो जन्मजात से ही खरपतवार है और फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। जो जन्मजात से ही खरपतवार है और फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। क्या हो गए? निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सभी खरपतवार आ गए, ये बथुआ, हिरणखुरी, जंगली चौलाई। जैसे बथुआ, हिरणखुरी, करसन नील,
मोथा, दूबघास, यानी जो पूर्ण रूप से खरपतवार ही है। यानी गेहूं में जौ का पौधा भी खरपतवार हो गया, लेकिन वो फसलों को इतनी हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन वो जन्मजात से, गेहूं जौ का पौधा जन्मजात से खरपतवार नहीं था, वो गेहूं में उग गया इसलिए वो खरपतवार कहला रहा है। लेकिन ये तो जन्मजात से ही खरपतवार है, हमेशा नहीं पहुंचाते, इसलिए इनको निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार कहते हैं। दूसरा खरपतवार हो गया अपना संबंधित या सापेक्ष खरपतवार। अनेक बार पूछा गया है, संबंधित या सापेक्ष खरपतवार, इंग्लिश में रिलेटिव बोलते हैं। संबंधित या सापेक्ष, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव। वे खरपतवार जैसे किसी मुख्य फसल में उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा उगना, जैसे गेहूं में जौ का पौधा उग गया तो वो क्या कहलाएगा, संबंधित खरपतवार। किसी मुख्य फसल जो अपन बो रहे हैं वो मुख्य फसल होगी। किसी मुख्य फसल में उसी ऋतु की, जैसे रबी ऋतु की फसल है गेहूं, तो रबी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा, उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा उगना क्या कहलाएगा, किसी मुख्य फसल में उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा उगना क्या कहलाएगा, संबंधित या सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। उदाहरण, गेहूं की फसल में जौ का पौधा उगना, जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल दे, गेहूं की फसल में चने का पौधा भी कह सकते हैं। खरीफ ऋतु का उदाहरण भी दे सकते हैं, बाजरा में मूंग हो गया, यानी बाजरा खरीफ का है तो मूंग भी खरीफ का ही है। बाजरा में मोट हो गया, बाजरा में गवार हो गया, बाजरा में जवार हो गई, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते, लेकिन दोनों एग्जाम्पल, इन दोनों फसल उसी ऋतु की होनी चाहिए, एक मुख्य फसल एक खरपतवार हो गया। अब तीसरा बात करते हैं अपन, पहला हो गया अपना निरपेक्ष या पूर्ण खरपतवार, जो वे खरपतवार जो एक वर्षीय हो, चाहे बहुवर्षीय हो, चाहे द्विवर्षीय हो, लेकिन जन्मजात से ही खरपतवार है, फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। अब कोई भी खरपतवारों के अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन सापेक्ष या संबंधित खरपतवार में एग्जाम्पल उसी ऋतु का देना है। अब अपन तीसरा है नकलची। नकलची या अनुकारी खरपतवार, या अनुकारी, नकलची या अनुकारी खरपतवार किन्हें कहेंगे, वे खरपतवार जो फसलों से, वे खरपतवार जो फसलों से रंग रूप में अत्यधिक मिलते हैं, जिन्हें आसानी से अलग करना संभव नहीं है या कठिन है, नकलची या अनुकारी खरपतवार कहलाते हैं। वे खरपतवार जो फसलों से रंग रूप में अत्यधिक मिलते हैं, मतलब बाह्य आकारिकी में, भारी रूप में, बाह्य आकारिकी में अत्यधिक मिलते हैं, और जिन्हें फसलों से अलग कर पाना कठिन है। उदाहरण के तौर पर गेहूं में गेहूंसा, धान में जंगली धान, धान में जंगली धान, बाजरा में बरू का उदाहरण भी दे सकते हैं, बाजरा में बरू। एक दो उदाहरण देने हैं अपन को, गेहूं में गेहूंसा हो गया, धान में जंगली धान, बाजरा में बरू भी कह सकते हैं। अब अगला हो गया अपना अवांछित खरपतवार या रोग्यु खरपतवार। अवांछित खरपतवार या रोग्यु खरपतवार,
चौथा है इसी का ही फसल संबंध के आधार पर ही पढ़ रहे हैं अपन। अवांछित या रोग्यू, इंग्लिश में रोग्यू बोलते हैं, रोग्यू खरपतवार, हिंदी में भी मोस्टली रोग्यू ही लिखा होता है, खरपतवार। अवांछित या रोग्यू खरपतवार किसी मुख्य फसल की किस्म में, किसी फसल की मुख्य न लिखो तो भी चलेगा, किसी फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म के किसी फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे उगना रोग्यू खरपतवार कहलाते हैं। यानी किसी फसल की किस्म में उसी फसल के दूसरे पौधे उगना, उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे उगना क्या कहलाते हैं? रोग्यू खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक फसल की एक किस्म में दूसरा, जैसे गेहूं की उदाहरण, गेहूं की कल्याण सोना किस्म में सोनालिका के पौधे उगना, सोनालिका किस्म के पौधे उगना। तो यहाँ रोग्यू खरपतवार कौन से हो गए? सोनालिका। अपन ने बोया कौन सी किस्म था? कल्याण सोना किस्म बोया था, लेकिन कुछ पौधे सोनालिका के भी उग गए, तो सोनालिका किस्म के पौधे क्या कहलाएंगे? रोग्यू खरपतवार। इन्हें आसानी से अलग करना भी कठिन होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? रोग्यू खरपतवार। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन स्वैच्छिक खरपतवार। जेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में दिया गेहूं की कल्याण सोना किस्म में सोनालिका के पौधे उगना कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रोग्यू खरपतवार या अवांछित खरपतवार। या क्वेश्चन इस प्रकार रोग्यू खरपतवार का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? एक फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे उग रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? रोग्यू फसल के रोग्यू खरपतवार कहलाएंगे। अब है स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार, स्वैच्छिक खरपतवार कौन से होंगे? किसी मुख्य फसल में पिछली ऋतु की फसल के पौधे उगना, किसी मुख्य फसल में पिछली ऋतु की फसल के पौधे उगना क्या कहलाएगा? स्वैच्छिक खरपतवार। अपनी इच्छा से उगे हैं, जैसे पिछली ऋतु में बाजरा था, अब आपने बोया है गेहूं, तो गेहूं की फसल में बाजरा के पौधे उग गए, तो क्या कहलाएंगे? बाजरा के पौधे स्वैच्छिक खरपतवार। उदाहरण क्या हो गया? गेहूं की फसल में पिछली ऋतु है, गेहूं रबी ऋतु है और बाजरा खरीफ ऋतु है, फसल में बाजरा के पौधे उगना। तो ये क्या हो गया? स्वैच्छिक खरपतवार हो गया, गेहूं की फसल में बाजरा के पौधे उगना। अब छठा वर्गीकरण है अपना, इसका छठा खरपतवार फसल संबंध के आधार पर परजीवी खरपतवार। परजीवी
खरपतवार। परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवारों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। पहला ए पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार, यानी जड़ों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार ये अपना भोजन फसलों के जड़ों से प्राप्त करते हैं, जड़ों पर निर्भर रहते हैं, पूर्ण जड़ों पर, यानी पूरी तरह से जड़ों पर ही। एग्जाम्पल पूर्ण ओरोबंकी, उदाहरण याद रखना आपको। पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा होगा? ओरोबंकी। पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है? कौन सा है? ओरोबंकी। ये परजीवी, इसका परपोषी पौधा कौन सा है, यानी कौन से पौधों पर रहता है? परपोषी पौधा कौन से पौधों की जड़ों पर निर्भर रहता है? सरसों व तंबाकू। सरसों व तंबाकू पूछा भी जाता है। ओरोबंकी किन पौधों पर परजीवी के रूप में रहता है? सरसों व तंबाकू। इसके बाद में अर्ध जड़ परजीवी, यानी जो जड़ों पर आधा निर्भर रहता है, अर्ध जड़ परजीवी, ये होगा आपका स्ट्राइगा। स्ट्राइगा। इसका परपोषी पौधे कौन से हैं? परपोषी पौधे, परपोषी पौधे होंगे इसके ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा। इन पर क्या रहते हैं? परपोषी के रूप में, अर्ध जड़ परजीवी के रूप में रहते हैं। तीसरा है, पहले पूर्ण जड़ परजीवी आ गया, अर्ध जड़ परजीवी आ गया, अब पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी अमरबेल। अमरबेल ये होता है रिंज के पर, रिंज का। बरसीम, बरसीम भी हरे चारे की फसल है, बरसीम व रिंज का पूर्ण तना परजीवी के रूप में रहता है। इसके बाद में है परपोषी पौधे क्या हो गए इसके? बरसीम व रिंज का। डी अर्ध तना परजीवी, ये हो गया आपका लोरेंथस। और ये परपोषी पौधा इसका आम। अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोरेंथस का परपोषी पौधा कौन सा है? परपोषी पौधा आम। आम पर परपोषी रूप में कौन सा रहता है? लोरेंथस। अर्ध तना परजीवी, तो परजीवी खरपतवार हो गए 4। पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी, अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा, याद रखेंगे। पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी है, अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा है, पूर्ण तना परजीवी अमरबेल है, और ये अर्ध तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी अमरबेल और अर्ध तना परजीवी लोरेंथस। वैसे ऊपर भी आ सकते हैं आप, जरूरी नहीं पहले ये लिखे, ये भी लिख सकते पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पूर्ण तना परजीवी अमरबेल, अमरबेल को इंग्लिश में बोलते हैं कस्कुटा। लोरेंथस एल, फिर पूर्ण जड़ परजीवी आ जाएगा, पहले पूर्ण तना परजीवी, फिर अर्ध तना परजीवी, फिर पूर्ण जड़ परजीवी, फिर अर्ध जड़ परजीवी, CLOS क्लोज। कस्कुटा यानी अमरबेल को इंग्लिश में बोलते हैं, एल लोरेंथस, ओरोबंकी और स्ट्राइगा। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, इसी में है, फसल संबंध के आधार पर ही है। 7वां है
विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष यानी वे खरपतवार जिनको बढ़ती हुए विकास के लिए, वे खरपतवार जिनको वृद्धि व विकास के लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, उस जलवायु के अलावा वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं, विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कासनी बरसीम व रिजके का मुख्य खरपतवार है, बरसीम का मुख्य खरपतवार है कासनी, जिसको अपन लैंग्वेज भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में काचवी भी कहते हैं। पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाई जाती है, ये खरपतवार ही है कासनी को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी रबी ऋतु में होती है, गर्मियों में नहीं होती है कासनी। ठंडी जलवायु की आवश्यकता, कासनी को ठंडी जलवायु की आवश्यकता। विशेष फसल खरपतवार संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, तीसरा वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया। चौथा वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। पत्तियों की बनावट, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, संकड़ी पत्ती वाले खरपतवार।